के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण की बात को लेकर। मैं संदीप जी के पास चलती हूँ। संदीप जी, देखिए, चुनावों से पहले आपकी भी पार्टी ने कहा कि हम युवाओं को स्मार्टफोन देंगे, स्कूटी तक देने की आपने बात कह दी थी आपकी पार्टी की तरफ से। युवाओं के लिए लोक लुभावन वादे हर एक पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किए, लेकिन मुझे लगता है चुनावों से ठीक पहले बीजेपी ने जो कुछ छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे थे, उससे साफ कर दिया था उन्होंने कि उनकी नीयत कैसी है, इन्हें स्मार्टफोन टैबलेट को देने की है या फिर सिर्फ कहने की है। तो उसको लगता है लोगों ने स्वीकार कर लिया। देखिए जी, अच्छी बात है, उन्होंने बांटा, उनकी नीयत है देने की, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो अभी वो जिसका विरोध कर रहे थे और आज उसी को कर रहे हैं। लैपटॉप जो है अखिलेश सरकार ने बांटा और उसके बारे में क्या क्या टिप्पणियां की गई भाजपा के द्वारा बताने की जरूरत नहीं है। और नहीं, आप बोलिए संदीप जी, बंद भी कर दिया। आप बिल्कुल खुलकर बोलिए, जो भी कहा गया मैं चाहता हूँ अपनी बात को स्पष्ट और क्लियर करें यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर। जी, जो है उसके बारे में बहुत सारी विरोध में बातें कही गई कि उससे लड़के बिगड़ जाएंगे, उससे क्या होगा, बहुत सारी बातें, बहुत सारी डिटेल में न जाके ये मैं सीधे सीधे कहूंगा कि उसका विरोध किया इन्होंने और उस योजना को बंद भी कर दिया। लेकिन चुनाव आते ही उसको बांटना शुरू किया, उसका फायदा लिया। और आज मैं ये चाहता हूँ कि ये उन्होंने जो वादे किए थे, वो जो लैपटॉप और टैबलेट देने की बातें कही थी, मेधावी छात्रों को देने की बातें कही थी, वो बिल्कुल दें और देना चाहिए। लेकिन किस तरीके से भाजपा वादा करके भूल जाती है, इसको मैं उनके पुराने मैनिफेस्टो की कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। 200 वादे इन्होंने किए थे। 200 वादों में इन्होंने एक वादा किया था कि किसानों की आय दुगना कर देंगे। क्या हुआ? गन्ने का भुगतान 14 दिन में कर देंगे। क्या हुआ? इन्होंने कहा था कि जितने भी पर्यटन क्षेत्र हैं, लखनऊ, काशी, इनको हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ेंगे। क्या हुआ? आज तक हेलीकॉप्टर कहीं नहीं चला। आप याद करिए 2017 के पहले हल्दिया से एक जलपोत आया था बनारस और उसको प्रयाग तक लाने का प्रयास किए थे, नहीं आ पाया। वो क्या हुआ? चलने लगा क्या? जिस जलमार्ग की आपने बात की थी वो जलमार्ग चालू हो गया क्या? तो ये भाजपा का जो है तरीका, और बहुत सारी बातें मैं जो 200 वादों में अगर 10 वादों। अच्छा संदीप जी, आपने जो वादे भी कुछ गिनाए हैं, आपने जो भी कुछ वादे गिनाए हैं, नहीं अभी आपने कुछ वादों का जिक्र किया कि गन्ना किसानों के लिए क्या किया, अभी कल ही मैंने इस पर डिबेट की है। गन्ना किसानों पर कल ही अभी डिबेट हुई है। उसको सरकार आगे और निष्पक्ष कर रही है। गन्ना किसानों के लिए उनको तय समय पर उनका जो पैसा है वो मिले, उसको लेकर अब काम कर रही है। और इसी के साथ आपने जो भी आरोप लगाया कि लैपटॉप को लेकर, स्मार्टफोन को लेकर सभा पर निशाना साधा, आपने उन आरोपों को सही से नहीं बताया। तो मुझे तो लगता है आपको कृष्ण मोहन जी को वो सारे आरोप एक बार याद दिला देने चाहिए, क्योंकि अब तो वो बांट भी रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं इसका सवाल आप पूछ सकते हैं। तो उन आरोपों को जरा तथ्यों के साथ सामने रख दीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि वो आपकी बातों का काउंटर करेंगे तो आप पर ही बैकफायर होगा। जी देखिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की इन्होंने बात कही थी, 6 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात कही थी, फूड पार्क बनाने की बात कही थी पिछली सरकार में। कितने लगे इनसे पूछ लीजिए। आपने कहा था गन्ना प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी, उससे एथनॉल बनेगा सरकार की तरफ से, उसका क्या हुआ? आपने कहा था गन्ने में फ्री आटा, डिस्पोजल, कटलरी आदि के उत्पादन को विशेष बढ़ावा दिया जाएगा। उसके लिए आपने क्या किया? आपने कहा था 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचेगी, उसका आज एम्बुलेंस फोन कर लीजिए, अभी फोन कर लीजिए लाइव, और उसका क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं। 15 मिनट में एम्बुलेंस आ रही है कि नहीं आ रही है। आपने कहा था हर हाथ को काम का अधिकार देंगे, अगले 5 वर्ष में 70 लाख रोजगार देंगे। पिछला वादा बता रहे हैं, अभी आपने कहा 90% वादा पूरा किया, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। आपने कहा था कौशल विकास केंद्र खुलेंगे, हर तहसील में आधुनिक कौशल विकास केंद्र होगा, उसका क्या हुआ? आपने मुफ्त लैपटॉप उसमें भी उस समय भी कहा था मुफ्त लैपटॉप और इंटरनेट देंगे। क्या हुआ उसका? इंटरनेट आपका कहाँ चलेगा? पिछले 5 साल की। तो ये जो आप बातें करते हैं और कह रहे हैं कि आप 5 नए चीजें 100 दिन का टारगेट रख दिया, आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। आपने जो मुद्दे गिनाए आप उन पर तो सवाल कीजिए, लेकिन अभी जो मेरा सवाल था, आपने बोला स्मार्टफोन्स का, इन सब का क्या हुआ, तो उसका क्या हुआ तो आपको दिखाइए क्या हो रहा है। और अभी देखिए 2 करोड़ युवाओं को ये लैपटॉप और इसी के साथ टैबलेट देने की योजना शुरू की थी चुनाव से पहले, इसको अब पूरा किया जा रहा है, जो कि आचार संहिता के चलते रुक गई थी, हजारों लोगों को मिले भी थे। तो जरा मैं इस पर चाहती हूँ, जो किया है और जिस पर अब काम हो रहा है, जो अधूरे छूट गए काम, उस पर आप जरा जवाब दीजिए, उस पर आप सवाल कीजिए कि उसके लिए क्या रोड मैप है। देखिए ये तो कृष्ण मोहन जी बता पाएंगे क्या रोड मैप है।
वो ये बातें कर देंगे। जैसे हमने बताया कि 100 दिन की बातें, आप एक बड़ा एजेंडा एक छोटी बात को दबाने के लिए आप बड़ी बातें लाकर रख देते हैं। आज आप कह रहे हैं कि चौकीदार की यही तो बड़े मुद्दे थे ना संदीप जी, यही तो बड़े मुद्दे आपने बनाए, आपके विपक्षियों ने बनाए इनको बड़ा मुद्दा। नहीं तो उसपे काम तो करिए ना। चलिए ठीक है, काम कितना हो रहा है जरा बताइए कृष्ण मोहन जी। आप देखिए यहाँ पर संदीप जी, अगर आप कहेंगे कि बड़े मुद्दों को ला दिया, तो बड़े मुद्दे तो विपक्षी लेके आया। आज महंगाई बड़े मुद्दे संदीप जी विपक्षी लेके आया था, इसको प्रायोरिटी बना दिया बीजेपी ने। कृष्ण मोहन जी बताइए जरा, ये बड़े मुद्दे क्यों ले आए आप? शिवांगी जी, तो थोड़ा समय दीजिएगा, एक एक बातों का इनके मैं जवाब दे देता हूं। जी बोलिए। हमारे मित्र ने कहा कि किसानों का आय दूना का क्या हुआ। मैं इनको बता दूं, जब इनकी सरकार 2012 में आई थी तो उस समय उत्तर प्रदेश में जो धान और गेहूं की खरीदारी होती थी वो 1210 रुपया होता था, प्रति क्विंटल होता था। ये पता कर ले, शायद इनको जानकारी होगी तो। और आज के समय में 2210 रुपए, 2250 रुपए, सॉरी 2250 खरीदारी हो रही है। महंगाई के हिसाब से आपने कितना बढ़ाया ये बताइए। दूसरी बात इन्होंने कहा कि के हिसाब से आपने कितने परसेंट बढ़ाया, इसकी बात करिए ना। उत्तर प्रदेश गन्ना भुगतान महंगाई कितनी बढ़ी है, सर्वाधिक गन्ना भुगतान इसकी बात आप क्यों नहीं करते? सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी, आपने खाद डबल कर दिया, आदित्यनाथ जी की सरकार है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कहा हल्दिया से प्रयागराज, साहब आंखें खोलिए, कहां सोए हैं? हल्दिया से वाराणसी का बनारस में सोए हैं और प्रयागराज बनने की तैयार होने की स्थिति में है। कभी जाके धरातल पर भी देखिए, इससे 5 साल से सब कुछ आपका हो रहा है, हुआ क्या ये बताइए। कहा कि गन्ना के भुगतान, साहब आप ही की सरकार हुआ करती थी, सपा और बसपा की। उत्तर प्रदेश में 29 चीजों लोग कृष्ण मोहन जी, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं। कृष्ण मोहन जी देखिए, संदीप जी यहाँ पर अभी कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं और संदीप जी के सवाल कांग्रेस की तरफ से हैं आपसे, तो अब मैं चाहूंगी उस बात को आप थोड़ा ध्यान में रखते हुए इनसे सारे इनके जवाब दीजिए सवालों के। हाँ शिवांगी जी, मैं आपको बता दूं, सपा और बसपा को आप सपा बसपा और कांग्रेस को अलग नहीं कर सकती हैं। अच्छा। इसके पूर्व में यही लोग थे, 12 से 17 में मिलकर चुनाव लड़े थे। और उसके पूर्व में जब देश सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी तो सपा और बसपा दोनों लोग सेंट्रल में उनका समर्थन करती थी। आपने पहली बार आपके समर्थन से मुलायम जी तो ये कहीं अलग नहीं है, पहली बार आपके समर्थन से ये लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आपको अलग किया जा सकता है, हमको दूसरी बात बता दो। हाँ क्या बात है, इन्होंने कहा कि 2 करोड़ युवाओं को लैपटॉप हम देने जा रहे हैं और आगे भी देंगे। इसके लिए निश्चित रहिए, क्योंकि आईटी सेक्टर का अब ये देश जब बना है 2014 के बाद बनाया, आप देखेंगे 2014 से पहले लोगों के हाथ में भी बहुत साला बना रहे हैं। गोधन योजना देखिए छत्तीसगढ़ में कैसे लागू हो रहा है। तो 2017 में गोधन योजना की बात कार्य करने का क्या हुआ कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश रोजगार पे क्या किया, आप जान लीजिए, एक एक करके सारे पॉइंट आपको बता रहे हैं। लक्ष्य रखा है जो 10,000 का हमने लक्ष्य रखा है। आपको बता दूं, या बस ये इंतजार कीजिए, 15 तारीख आचार संहिता सब खत्म होने दीजिए। 28,000 पुलिस की भर्ती निकालने जा रहे हैं और 14,000 अध्यापकों की लगभग 40,000 के करीब वैकेंसी हम 100 दिन के अंदर पूरा करने जा रहे हैं। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने हम पर विश्वास किया है, उस विश्वास पे खरे उतरेंगे और उत्तर प्रदेश के लोगों को, अब किसानों को फ्री बिजली देने जा रहे हैं और आधे दाम पर घरेलू बिजली देने जा रहे हैं। सड़क के क्षेत्र में हम अपने दूने स्पीड के जिस तरह चलिए ठीक है, आपने कृष्ण मोहन जी बताया किस तरीके से मुद्दों पर काम कर रहे हैं। अब मैं चलती हूँ निर्माण की व्यवस्था को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अब मैं प्रखर जी के पास चलती हूँ, संदीप जी आऊंगी आपके पास। अभी बाकी मेहमान भी ना, धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा है, तो मैं चाहती हूँ चर्चा को हम एक एक करके सबके पास लेकर जाएं। प्रखर जी मैं आपके पास आ रही हूँ। इन 5 मुद्दों में अगर एक मुद्दा हम देख ले तो बेरोजगारी का भी बड़ा मुद्दा रहा सरकार के सामने, और आप भी जब चुनाव से पहले थे तो इस मुद्दे को उठा रहे थे। आपके अध्यक्ष ने भी कहा कि हम बीजेपी की जो गलतियां हैं, जो काम है, उनको सामने रखेंगे। अभी फिलहाल इस मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ। और हम हमेशा युवाओं का साथ देंगे। अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो इसका विरोध तो करना हमारा कर्तव्य है। ये दूसरा, अगर सरकार रोजगार 100 दिनों के अंदर देती है तो इस कदम का हम स्वागत करेंगे। मगर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसको रोकने की जरूरत है। अगर किसी युवा को 15,000 की नौकरी लगती है और उसका खर्चा 20,000 हो जाए तो उस नौकरी का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो सरकार को महंगाई पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता को
उनकी कई राज्यों में कांग्रेसी सरकार है, अगर वो वहां पर एग्जाम्पल पेश करे तो बेहतर होगा। वहां पर अगर वो ऐसा काम करके दिखाएं कि देखिए हम इन राज्यों में हमारी सरकार है, हम ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, तो विद एग्जाम्पल बोलेंगे तो बेहतर होगा। एक बिल्कुल सही बात आपने कही। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 10.9% है और पूरे राष्ट्र का अगर आप देखेंगे तो 6.9 है। तो आप ये समझिए छत्तीसगढ़ और राष्ट्र में आपको अंतर नहीं नजर आता। और मैं बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ और राष्ट्र में आपको अंतर नजर नहीं आता, कितना जनसंख्या हो गई, कितना वो हो गया, उस हिसाब से आंकड़े थोड़ी आप कंपेयर कर देंगे। अरे कृष्ण मोहन जी, आपका गोवा और छोटा है, वहाँ अरे प्रखर सिंह बोल रहा हूँ, कृष्ण मोहन जी नहीं बोल रहा हूँ। प्रखर जी ये बताइए, अगर आपको भाजपा से इतनी हमदर्दी है। अरे हम एक बात कह रहे हैं ना, हमने भाजपा का देखिए, हमने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, मैंने वो किया। आप कृपया भाजपा से लड़े, मुझसे ना लड़े। संदीप जी रुकिए जरा, मैं अब चलती हूँ प्रमोद जी के पास, माफ कीजिएगा प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी जरा ये बताइए, जो अभी सरकार ये तमाम बातें, और देखिए अभी कृष्ण मोहन जी तमाम आंकड़े भी गिना रहे थे कि हमने इतने इतने क्षेत्रों में इतना अभी तक काम किया है और इस तरीके से आगे और इससे हम बढ़ाएंगे, तो इसके बाद ये सारे जो वादे हैं जिसको अभी भी विपक्ष नकार रहा है और अभी भी कुछ और मुद्दों को इसके बाद अब लाता जा रहा है, तो यानी कि विपक्ष जो है वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है कि ये 5 बड़े मुद्दे उनकी तरफ से लाएगा, अब उस पर जब काम हो रहा है तो वो अच्छा हो रहा है। नहीं शिवानी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य योजना बनाई है, और मुझे लगता है कि जिस ढंग से मुख्यमंत्री की नीति और नियत है वो बहुत साफ और स्पष्ट है, और उन्होंने जिस ढंग से इस कार्य योजना को पूरा करने के लिए अधिकारियों को और अपने मंत्रियों और इन सारे लोगों को जो दिशा निर्देश दिए हैं वो यथा समय पर कार्य योजना पूरी करने का है। लेकिन शिवानी, एक इस बहस में एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो लैपटॉप बांटने का जो फ्री, मुझे लगता है कि इस पर जरूर एक बड़ी बहस होनी चाहिए कि ये जो सत्ता हासिल करने के लिए जो मुफ्तखोरी की योजनाएं राजनीतिक दल चलाते हैं, इससे मुझे लगता है ये तो राजनीतिक दल अपने काम के लिए, ये तो कहने की बात है कि हम ये पिछले लगभग, मैं देख रहा हूँ लगभग 3 दशक हो गए हैं, 3 दशकों से ये मुफ्तखोरी की या फ्री देने की जो योजना हुई है, चाहे वो मुलायम सिंह जी की सरकार हो तो वहां किसानों के सारे ऋण माफ कर देने की बात रही हो, और चाहे आप अखिलेश जी में आ जाइए, साइकिल बांटने की बात हो, लैपटॉप बांटने की बात हो, आप कांग्रेस की आ जाइए तो प्रियंका जी ने जो है स्कूटी बांटने की बात कर दी। तो ये जो फ्री देने की एक कार्य योजना, ये फ्री देने के पीछे उसकी नियत और मंशा सिर्फ ये सत्ता कैसे हासिल की जाए, जनता को कैसे प्रलोभन दे के अपने पक्ष में किया जाए। आप बताइए कि ये सारी चीजें जो फ्री दी जा रही हैं, आखिर इसका बोझ कहाँ आ रहा है? महंगाई के रूप में आ रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ने के रूप में आ रहा है। इसलिए अगर मान लीजिए, मैं मान भी लूं कि 10% लोगों को अगर प्रलोभन देंगे तो 90% लोग तो उससे प्रभावित होते हैं महंगाई से। तो इस पर लेकिन मजबूरी राजनीतिक दलों की भी है। राजनीतिक दल क्या करें? राजनीतिक दल अगर वो चाहे भी छोड़ना तो दूसरा राजनीतिक दल उससे बड़ा प्रलोभन दे देता है। प्रदीप जी देखिए, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। आपने कहा कि जो ये मुफ्तखोरी को लेकर लगातार चर्चाएं चलती रहती है कि मुफ्त हम ये दे रहे हैं, मुफ्त हम वो दे रहे हैं, ये हर एक राजनीतिक दल कह रहे हैं। और अभी देखिए, लैपटॉप और इसी के साथ स्मार्टफोन का जिक्र किया, तो इसमें इस बार कहा गया है कि युवाओं के लिए जो है वो हम 3000 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष तैयार कर रहे हैं, जिसमें कॉर्पोरेट समूहों, विभिन्न वित्तीय संगठनों और विश्वविद्यालयों का भी योगदान होगा, ये कहा गया है बीजेपी की तरफ से। तो अब हवाला ये भी दिया जाता है कि हम डिजिटली लोगों को मजबूत कर रहे हैं कोरोना के दौर में। तो अगर ऐसे विशेष कोष तैयार कर करके अगर ये फ्री चीजें दी जाएंगी तो क्या ये सही होगा फिर, और ये पॉसिबल होगा कितना? नहीं शिवानी जी, मेरे 1 मिनट में एक बात शिवानी कहना चाहूंगा। जी। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये चीजें लोगों को, जो गरीब मुल्क रहा है अब विकासशील देश के रूप में आ गया है, लोगों को राहत मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि अगर 20% लोगों को राहत मिलती है तो वो पैसा कहाँ से आएगा? ये जो बांटे जाएंगे,
या जो आवास दिए जाएंगे बिल्कुल वो अच्छा है, गरीबों को मिलना चाहिए, मैं इसका विरोधी नहीं हूं। लेकिन सवाल ये है कि वो जो पैसा आएगा वो सिर्फ अपने सत्ता को हासिल करने के लिए, ये एक राजनीति है। आप दूसरा उदाहरण ले लीजिए, जातिगत समीकरणों को ले लीजिए। जातिगत समीकरणों के आधार पर टिकट बंटते हैं, जातिगत समीकरणों के आधार पर जो सरकार आती है वो अपने जात के लोगों की पोस्टिंग देती है। तो ये जो विकृतियां हैं, सवाल मेरा इस पर आपत्ति नहीं कि फ्री दी जानी चाहिए, सस्ती दी जानी चाहिए, लेकिन अगर 20% लोगों को वोट हासिल करने के लिए 90% लोगों के ऊपर बोझ डाल दी, आखिर ये पैसा कहां से? हम ही लोग तो देते हैं, टैक्स से देते हैं। आपका प्रदीप जी कहना है कि हम अगर मुफ्त योजनाएं चलाएं तो उसके लिए हमें पहले सोचना होगा कि वो पैसा आए कहां से। अब मैं चलती हूँ रुद्र जी के पास। रुद्र जी देखिए, जिस तरीके से भी कह रहे हैं प्रदीप जी कि अगर आप मुफ्त योजनाएं चला रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले डिसाइड करना होगा ना कि पैसा कहां से आ रहा है। तो ये जो मुफ्त हर चीज दी जा रही है सरकार की तरफ से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, जो वादे कर गई इस बार के भी चुनावों में, तो इसके पीछे क्या वो सोचते समझते नहीं है कि कैसे पैसा आएगा और कैसे इसको हम आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद इसके दुष्परिणाम क्या होंगे? शिवांगी जी, क्या राय शुमारी होती है क्या कि जिन बच्चों को क्या टैबलेट और फोन बांटा जा रहा है, क्या वो सक्षम नहीं है? क्या उनके पास मोबाइल या टैबलेट नहीं है? उन्होंने सरकार को मेल किया? ये कहां से आया? मुझे ध्यान आ रहा है कोविड काल में प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनके माता पिता कह रहे थे कि हमारा फोन इंगेज हो जाता है। जिनके घर में 2 बच्चे थे उनके माता पिता कह रहे थे हमारे 2 फोन इंगेज हो जाते हैं। सरकार को चाहिए इस तरह की ऑनलाइन एजुकेशन पॉलिसी लाने से पहले या तो वो डेटा को फ्री करे या मोबाइल फोन पहुंचाए उन घरों तक, लेकिन वहां की सुनवाई नहीं हुई। पिछले 2-2.5 सालों में ऑनलाइन एजुकेशन माँ बाप अपने अपने फोन से करवाते रहे, अपने इंटरनेट डेटा से करवाते रहे, उसके बावजूद स्कूल को फीस देते रहे। वहां पे अभी तक सुनवाई नहीं हुई। कोई भी प्राइमरी एजुकेशन तक कोई भी नहीं पहुंचा कि वहां पे हम आपको डेटा फ्री कर देंगे या कर देंगे। 10th पास करने वाले लोगों को आपने कहां से फोन देने की सोची? क्या इस्तेमाल हो रहा है? उसका क्या परसेंटेज निकल के आ रहा है? सफलता ग्रोथ में क्या रिकॉर्ड हो रहा है? जैसे मिड डे मील से खुद कहा था विधानसभा को संबोधित करते हुए कि कोविड काल में जिस तरीके से ये संक्रमण फैला है, ऐसे में अब जरूरत है कि डिजिटलाइज लोगों को किया जाए और इसके जरिए हम चाहते हैं कि बच्चों की जो शिक्षा उस पर बेहतर करे। लोगों के पास, जिनके पास मोबाइल फोन टैबलेट नहीं हो, जिनको दिक्कतें आती डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा में, उनको मदद मिले। तो इसका हवाला दिया था सीएम योगी ने। तो आपको लगता है कि इसका हवाला देकर अगर ये दिया जा रहा है स्मार्टफोन टैबलेट, तो वो सही है? शिवांगी जी, 10th पास करने वाले हर बच्चे के पास ऑलरेडी फोन होता है, मोस्टली फोन होता है। दूसरी बात, आप डिजिटलाइजेशन नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश की कौन सी यूनिवर्सिटी में एआई की पढ़ाई होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पाठ्यक्रम कहां शामिल है? इंटरनेट को लेकर क्या रोड मैप है सरकार के पास? किस विश्वविद्यालय में इंटरनेट के पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है? डॉक्टरेट इंटरनेट पे कितने लोग कर रहे हैं? एआई पे कितने लोग कर रहे हैं? डिजिटलाइजेशन फोन आने से नहीं हो जाता। क्या बैंकों के पास साइबर एक्सपर्ट की पोस्ट क्रिएट हो गई है? क्या हॉस्पिटल्स में साइबर एक्सपर्ट की पोस्ट क्रिएट हो गई है? साइबर फ्रॉड होने में कितनी देर में पैसा वापस होने का प्रावधान है? क्या कानून फेसबुक पे बनने वाले फ्रॉड होने वाले ब्लैकमेलिंग को रोक पा रहा है? अगर नहीं हो पा रहा तो डिजिटलाइजेशन आपके फोन हाथ में आ जाने से नहीं होता। उसके लिए एक रोड मैप होता है, सरकार को धीरे धीरे निचले तबके को आपको सिखाना पड़ेगा। ठीक है कृष्ण मोहन जी, देखिए आप सबके हाथों में मोबाइल फोन पकड़ा दे, आप टैबलेट पकड़ा दे, लेकिन उसके बाद सवाल एक ये भी बनता है कि जो फ्री डेटा है वो कहां से देंगे? हालांकि जरूर कहा गया सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि हम डेटा को भी अब फ्री करेंगे, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो इसको लेकर कोई आपने तैयारी की है? देखिए क्या है कि जो ये स्मार्टफोन हम देने जा रहे हैं बच्चों को, ये आज एक मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य करती है या जो भी योजना लेके आती है, जो संकल्प लेती है, उस संकल्प के प्रति एक निष्ठा होती है और निष्ठा के साथ साथ दूरगामी सोच होती है, दूरगामी परिणाम आएंगे ऐसा विचार करते हैं। जैसे हम आज बच्चों को जो लैपटॉप दे रहे हैं, फ्री स्मार्टफोन दे रहे हैं, वो आज की योजना नहीं है। बच्चों को हम ट्रेंड कर रहे हैं उन साइबर यूनिवर्सिटी में, जैसे एनईपी के तहत हम साइबर यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस बनाने जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जब हम इन बच्चों को घर पे स्मार्टफोन देकर ट्रेंड करेंगे तो आने वाले समय में हमारे जो साइबर यूनिवर्सिटी है, जो ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस है, उनमें इन बच्चों को समस्याएं नहीं होंगी। हायर एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन में यही बच्चे जो अभी 10th पास किए ये हायर एजुकेशन में जाएंगे।
तो इनके लिए हम इनकी तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी बात रही डाटा की, तो हमने तो डाटा इतना सस्ता कर दिया, और आने वाला आप तो सोचेंगे कि कुछ 2014 से पहले 156 MB लेने के लिए आपको एक लंबा भुगतान करना पड़ता था। आज जो है 1.5 GB 2 GB एक छोटे से अमाउंट में आता है, और आने वाले समय में और भी सस्ता डाटा करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सस्ता डाटा करेगी, जिससे कि साइबर स्पेस बने, एक ऑनलाइन स्मार्ट क्लास चलाने की जो प्रक्रिया हो, एक बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट हो, ऐसी प्रक्रिया के चलिए ठीक है। अब मैं चलती हूँ संदीप जी के पास। अब जरा मुफ्त की अगर बात हो रही, मुफ्त योजनाओं की बात हुई, तो मुफ्त राशन की भी बात कर लेते हैं संदीप जी। मुफ्त राशन को आप लोग लगातार नकारते रहे हैं, अभी मुफ्त राशन एक बार फिर से बढ़ चुका है 3 महीने के लिए, और इसमें सारी चीजों को सम्मिलित कर दिया गया है, चीनी, तेल, आपका अन्न, और ये सारी चीजों को दिया जा रहा है, तो अब नमक भी साथ में। तो अब जब ये मुफ्त में ये अन्न योजना शामिल हो जा रही है और इसको लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है? ये जैसा कि भी कृष्ण जी कह रहे हैं कि बहुत दूर तक इसके फायदे होते हैं मुफ्त योजनाओं के भी, इसको ध्यान में रखती बीजेपी, तो इसको भी आपको लगता है कि बहुत दूर तक फायदे होंगे, इसी को ध्यान में रखा गया होगा? जी बिल्कुल फायदे होंगे। आप जो है इतने लोगों को भुखमरी के कगार पर ला दिए कि 25 करोड़ लोगों की आबादी में 15 करोड़ लोगों को आपको खाना देना पड़ रहा है, वो खाना नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं। आपने स्थिति ला दी उत्तर प्रदेश की, तो इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। आप दूरगामी परिणाम तो बिल्कुल होंगे। किस तरीके से आपने गरीबी बढ़ाई है उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में, तो ये तो आपकी उपलब्धि है, इसको तो आपको लेना ही पड़ेगा। आप अगर आज 5 किलो राशन देकर आप ये कह रहे हैं कि आपने बहुत बड़ी चीज कर ली, तो आपने बड़ी चीज नहीं की। आप चीज वो करते कि कितने लोगों को गरीबी रेखा से आपने ऊपर उठाया, जबकि आपने 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा में फिर से भेज दिया है। आप क्या बात करेंगे? आप बात कर रहे हैं, मतलब वो बात कर रहे हैं, आप अपनी कमी को भी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब आपने लोगों को गरीब बनाया, वो भी बता रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी अच्छी चीज कर दी। वाह भाई, क्या तरीका है आपका। और अभी आप डाटा की बात कर रहे हैं कि आपने डाटा कम कर दिया। कृष्ण मोहन जी, जरा आप संदीप जी की बात का उत्तर दीजिए। शिवांगी जी, आपने ठीक से ध्यान से देखी होंगी, तो ये जो कार्य ये फ्री राशन बांटने का 15 करोड़ लोगों को जो प्रक्रिया शुरू हुई, वो कोरोना काल में, उस समय जब पूरी दुनिया हाहाकार मचा रही थी, भूख से तड़प रही थी, उस समय उत्तर प्रदेश और केंद्र की भारत की सरकार ऐसी थी जिसने अपने लोगों को भोजन देने का काम किया। कहीं किसी को घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब लोगों के रोजगार छीन रहे थे, उस समय हम भोजन देने का काम कर रहे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी है कि कोई व्यक्ति भूख से न मरे, कोई व्यक्ति बिना छत के न रहे, कोई व्यक्ति दवाओं के बिना किसी की जान दुखद किसी की मृत्यु न हो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के लोगों के और केंद्र देश के लोगों के गरिमापूर्ण जीवन जिए, लगातार प्रयागराज में आप जाइए, छात्र डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिखता है। किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिखता है। शिक्षा भी करने जा रहे हैं। आप कैसी बात, और आप अभी डाटा की बात कर रहे थे। अरे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इस देश में थी, भाजपा की सरकार वो भी थी, 2 रुपए इनकमिंग लगता था, उसकी आप बात नहीं कर रहे हैं। वो तब आपकी सरकार नहीं थी। मतलब गुमराह कैसे करते हैं आप। आज जो कंपनियां थी, टाटा इंडिकॉम कहाँ चली गई, टाटा डोकोमो कहाँ चला गया, वीडियोकॉन कहाँ चला गया। आपने एक नजर और जाएंगे, इस देश में पहली बार मोदी जी का फोटो लगकर अभी की योजनाओं पर आपका गौर नहीं लगा। मैं चाहती हूँ प्रदीप जी के पास, आप दोनों को रुकना चाहूंगी। प्रदीप जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जरा बताइए कि बेरोजगारी को लेकर भी चर्चा बहुत हुई थी। इस बार बेरोजगारी पर सरकार ने कहा है कि 50,000 स्वरोजगार, इसी के साथ 20 से 10,000 हम रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। तो ये जो एक बड़ा खाका तैयार किया गया है, जरा इसको लेकर मैं आपका एक दृष्टिकोण जानना चाहूंगी, कैसा है, किस तरीके से 100 दिन में इस बड़े लक्ष्य को पार करना होगा? ये शिवानी, ये एक बड़ी समस्या है। बेरोजगारों की एक बड़ी फौज तैयार होती जा रही है, और सरकार इस दिशा में मुझे लगता है कि एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने पहले ये बात विभाग के लोगों से कह के वहां के सारे डेटा के कहां कितने पद खाली हैं, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो अन्य किसी विभागों में हो, उसका उन्होंने पहले आंकड़ा निकलवा लिया। उसके बाद उन्होंने ये घोषणा की है कि हम लगभग 9.25 लाख जो है 100 दिन के अंदर जो है वो रोजगार देंगे। तो ये व्यवस्था तो मुझे लगता है ठीक है कि उन्होंने एक प्लानिंग से काम किया है, एक योजनाबद्ध तरीके से चले हैं कि वो उन्होंने पहले विभागों से मंगवाया, उसके बाद
बाद उन्होंने एक 100 दिन में हम कितने लोगों को दे सकते हैं वो दिया, फिर उन्होंने अपने बजट को देखा। हाँ। तो ये बात तो मेरी एक अच्छी सोच है, अच्छी सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन मेरा ये प्रदीप जी बिल्कुल देखिए, आपने जो कहा कि 100 दिन का जो खाका है बेरोजगारी वो का, मुझे लगता है कि वो टाइमली पूरा हो जाएगा। जिस ढंग की कार्य योजना बनी है, मेरी समझ से उस कार्य योजना को पुख्ता ढंग से चल रहे हैं। बुलडोजर, बेरोजगारी, फ्री स्मार्टफोन, टैबलेट या फ्री राशन, इनमें से कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसमें सरकार जो है अभी और ज्यादा सोच विचार करके उसको आगे बढ़ाने की उसको जरूरत है? जरा इसका जवाब दीजिए आप। देखिए, मुझे इसमें लगता है जैसे फ्री लैपटॉप और स्मार्टफोन है, तो इसमें सरकार को यह ध्यान रखने की जरूरत है कि सही व्यक्ति को मिले जो उसको डिजर्व कर रहा हो। किसी को भी ना मिल जाए कि ये स्टूडेंट है इनको मिल जाए। दूसरा, जैसे डेटा की बात हुई, तो आप ऐसा कर सकते हैं, बहुत सारे परिवार हैं जिनमें आर्थिक रूप से इतना वो आर्थिक रूप से सही नहीं है, तो आप उनको कर सकते हैं कि आप स्टूडेंट अगर अपना आईडी दिखाते हैं तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाए। ये सुझाव है मेरा। और बाकी गवर्नमेंट अगर अच्छा काम करती तो स्वागत करते हैं उसका। ठीक है, रुद्र जी जरा आप बताइए, इन 5 बड़े मुद्दों को जो प्रायोरिटी बना लिया है गवर्नमेंट ने, इसमें अभी और कितना सोच समझ के इसे परिवर्तन करना होगा, इसकी रूपरेखा को और तय करना होगा ताकि बेहतर तरीके से 100 दिन में पूरे हो जाए? नहीं शिवांगी जी, कार्य रूपरेखा बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हुई है। जो सीएम ने दिशा निर्देश दिए हैं वो बहुत बेहतर दिए हैं। न केवल ब्रजेश पाठक जी, अगर आप अस्सी वरुण जी को भी फॉलो करती होंगी, वो भी लगातार चेक कर रहे हैं। अच्छा, इस कार्य योजना का एक मुख्य पहलू ये भी रहा है कि जब अस्पतालों के लिए औचक निरीक्षण की बात की गई है या मेस के औचक निरीक्षण की बात की गई है, तो सीएम की तरफ से निर्देश जारी हो गया है कि बाथरूम में भी आप जरूर जाके देखें, किचन में जाके देखें कि कैसी गुणवत्ता का खाना बन रहा है। मुझे लग रहा है इस तरह के दिशा निर्देश के बाद प्रशासन न केवल चुस्त दुरुस्त होता है, बल्कि एक उम्मीद भी बढ़ती है सरकार में। और जो जनता जो बहुमत से सरकार को जिता के लेके आई है, मुझे लगता है अगर उसकी उम्मीदों पे खरा उतरती रहे या उम्मीदों को परवान ही चढ़ाए रखे सरकार, तो भी बेहतर है किसी नए प्रदेश के विकास के लिए। चलिए, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो प्रोजेक्ट प्लान जो है बीजेपी ने 2.0 में तैयार कर लिया है। 100 दिन का टारगेट दे दिया गया अधिकारियों को, मंत्रियों को कि उसे सही तय समय पर पूरा करना है और इसके दूरगामी परिणाम नतीजे भी सोचे गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पेश है डिजिटल डिस्काउंट डेज। पाइए ऐसे डिस्काउंट्स पहली बार, जैसे 7.5